हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी टीम आपके लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर आती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए हमें धन्यवाद किया है और पहले कई सारे अभ्यर्थियों को इसके लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो जून माह के करंट अफेयर्स के साथ, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के साथ हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि जून 2020 से अंतर्राज्य राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की जा रही है। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि कोई भी एक अभ्यर्थी जो कि आपको ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कोटे का खाद्यान्न प्राप्त करता है, अपने कोटे का, वह 1 जून से पूरे देश में इस सुविधा को प्राप्त कर सकता है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने इस योजना में उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम को भी जोड़ने की मंजूरी दे दी है। इस प्रकार यह योजना देश के 20 राज्यों में लागू हो गई है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें यह सम्मान किसने दिया है? तो इन्हें सम्मान जल पुरुष के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह ने दिया है। जो राजेंद्र सिंह खुद ही मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने तरुण भारत संघ की तरफ से पर्यावरण संरक्षक 2020 के रूप में सम्मानित किया है। सीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे पर वो किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे। पर्यावरण की रक्षा से खुशी जुड़ा हुआ है और जल जीवन हरियाली अभियान निरंतर चलता रहेगा और तभी लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वह मुजफ्फरपुर के हेलो सखी चेन से संबंधित है। तो यह जो हेलो सखी चेन है, यह इस चेन के माध्यम से लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता फैला रही है। ठीक है, समझिएगा किसके प्रति जागरूकता फैला रही हैं? तो कोरोना के प्रति। यद्यपि कि ये महिलाएं थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं, परंतु ये अच्छे तरीके से बात करती हैं और लॉकडाउन के दौरान गांव में बाहर से आने वाले लोगों की जानकारियां भी अपराधियों को उपलब्ध करा रही हैं। इसके साथ इन गांव की महिलाओं ने लोगों को जागरूक करने के लिए हेलो सखी चेन बनाया है। इस चेन के माध्यम से ये महिलाएं एक दिन में 20 से 30 परिवारों का हालचाल पूछती हैं। सबसे खास बात यह है कि ये महिलाएं मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में जागरूकता गीत भी बना रही हैं और इन जागरूकता गीतों के माध्यम से मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ये लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही हैं। हेलो सखी चेन अभियान प्रारंभ करने वाली स्वयंसेवी संस्था का नाम ज्योति महिला समाख्या है और इसकी संयोजक पूनम कुमारी हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वह लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से जुड़ा हुआ है। तो जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है, इसके लिए कुल 150 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। समझेंगे फ्रेंड्स? तो इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको यहाँ पर 150 करोड़ कर लीजिएगा। तो इस अभियान के तहत 2020-21 के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है और इसके अंतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने 49 करोड़ और 50 लाख रुपए जारी किए हैं। इस रकम का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने फिलहाल अप्रैल से जुलाई तक के लिए अपने हिस्से के 33% रकम जारी करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, हाल ही में सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 1400 करोड़ राशि आवंटित की गई है। राज्य सरकार ने कोरोना संकट के बीच बिहार की पंचायती राज संस्थाओं को 1400 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
5वीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर सरकार ने यह राशि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इन तीनों को प्रदान किया है। ये संस्थाएं कोरोना संकट के दौरान इस राशि का हिस्सा बचाव और सुरक्षा कार्यों पर खर्च करेंगी। ठीक है, जो इस राशि का एक हिस्सा होगा उसे वो बचाव और सुरक्षा कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थिति में पंचायती राज संस्थाएं जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य सरकारी कर्मियों की सुरक्षा और बचाव के लिए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, साबुन आदि की खरीद पर खर्च कर सकते हैं। परंतु ग्राम पंचायतें उपरोक्त खरीद के साथ साथ स्वच्छता आदि के लिए भी गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों की सुरक्षा आदि पर भी वो व्यय कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो 6th पॉइंट जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सेब की एक नई प्रजाति HRMN 99 नामक सेब की खेती की गई है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो सेब हैं इनकी खेती ज़्यादातर बर्फ़ से लदे रहने वाले इलाकों में बागवानी की जाती है, लेकिन अब यह ऐसे स्थानों पर भी पनप सकेगा जहां पर लू के थपेड़े भी चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले के किसान हरिवंश शर्मा की हैरत अंगेज करने वाली खोज से यह सेब की खास किस्म तैयार की गई है। यह किस्म गर्म इलाकों की भी मुफीद हैं और वहाँ भी यह अच्छे तरीके से उग सकती हैं और वहाँ पर इनकी खेती की जा सकती है। यह किस्म 40 से 48 डिग्री तक तापमान में भी आसानी से पनप सकता है। राष्ट्रीय प्रवर्तन प्रतिष्ठान ने इस किस्म को हरमन 99 का नाम दिया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा बिहार के कॉम्फेड डेयरी को इंडिया डेयरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड को देश का सर्वश्रेष्ठ स्टेट डेयरी फेडरेशन का पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार के तौर पे इन्हें प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। इंडिया डेयरी अवार्ड 2020 के जूरी द्वारा कुल 17 विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार दिया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्टेट डेयरी पुरस्कार कॉम्फेड को मिला। ठीक है, तो यह जो कॉम्फेड है यह गुणवत्तापूर्ण शुद्ध दूध का उत्पादन एवं सर्वश्रेष्ठ दुग्ध उत्पादन के निर्माण, बिक्री आदि में ये उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो छात्रों को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के सतत संरक्षण और प्रबंधन के लिए 2021 तक 30 पाठ्यक्रमों के माध्यम से देश में पर्यावरण और वन क्षेत्रों में 5.5 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे पर्यावरण मंत्रालय का महत्वाकांक्षी प्रोग्राम करार दिया है। इसका मकसद देश में युवाओं के भीतर रोजगार और उद्यमिता पैदा करना है। ठीक है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें ज़्यादातर कोर्सेज 10वीं या 12वीं ड्रॉप आउट्स के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें से रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन, वाटर बजटिंग एवं ऑडिटिंग, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फॉर स्मॉल बोटेनिकल गार्डन, प्रोग्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बम्बूज, वर्ल्ड आइडेंटिफिकेशन और सिटी इन्वायरमेंट जैसे कुछ रोचक कोर्सेज भी दिए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बिहार सरकार की एक घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री बाल आश्रय गृह योजना में 6 नए जिलों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आश्रय गृह योजना में नए जो 6 जिलों को शामिल किया है। अभी तक इस योजना में 12 जिलों के लिए स्वीकृति दी गई थी। ठीक है,
समाज कल्याण विभाग ने इस योजना में जिन 6 जिलों को शामिल किया गया है उनमें किशनगंज, रोहतास, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और जमुई शामिल हैं। सभी आश्रय गृहों में 200-200 बच्चे की रहने की सुविधा होगी। ठीक है, इसमें 100 लड़के तथा 100 लड़कियां शामिल होगी। आश्रय गृह में पढ़ाई, मनोरंजन के साथ साथ रोजगार की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। परिसर की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। पूरे परिसर की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो बिहार के भागलपुर जिले में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। समझते हैं इसको। तो बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर के सुंदरवन में बनेगा। केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना के तहत पुनर्वास केंद्र के लिए वन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिए बनाया जा रहा है और यह इस तरह का पहला केंद्र होगा। कछुआ पुनर्वास केंद्र बन जाने के बाद राज्य में कहीं भी वन विभाग या पुलिस के द्वारा जब कछुओं को पकड़ा जाएगा तो उसे कोर्ट में सरेंडर करने के बाद पुनर्वास केंद्र लाया जाएगा, जहां मेडिकल टीम द्वारा उसका इलाज एवं देखरेख किया जाएगा। जब वह स्वस्थ हो जाएगा तो उसे प्रकृति में फिर से छोड़ा जाएगा। इससे कछुओं के मरने की संभावना जो है वह कम हो जाएगी। भागलपुर में 4 प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। कछुआ गंगा की सफाई में सहायक होते हैं और कछुआ आसानी से ग्लास और गंदगी को खाकर पानी को शुद्ध करते हैं। भागलपुर में गंगा नदी में पानी का पर्याप्त प्रवाह है। इसके अलावा नदी के बीच में कई बालू के टीले हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र कछुओं के लिए आदर्श प्रजनन क्षेत्र है। यही कारण है कि यह क्षेत्र पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के लिए काफ़ी उपयुक्त साबित हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि रोड एक्सप्रेस कंपनी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। कंपनी का क्या नाम है? रोड एक्सप्रेस कंपनी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपनी है, इस कंपनी की शुरुआत जो है ना बीटेक इंजीनियर आशुतोष ने की थी। इन्होंने पटना में इंटर और इंट्रा स्टेट लॉजिस्टिक प्रोवाइडर फर्म की शुरुआत की और रोड एक्सप्रेस नाम की कंपनी बनाई। माल ढोने वाले 4 वाहन चालकों से संपर्क साधा, फिर सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए लोगों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने लगे। 12 फरवरी 2019 को कुछ चुनिंदा स्टार्टअप जिन्हें सिलिकॉन वैली में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, उनमें यह स्टार्टअप भी शामिल था। 2019 में ही कनाडा के टोरंटो में कार्यालय खोल उन्होंने अपनी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दी। तो ये भी याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान कहाँ उन्होंने दिया है, कहाँ खोला है, तो टोरंटो में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं कि बिहार के सलोनी नारायण को एसबीआई के केंद्रीय कार्यालय मुंबई में उप प्रबंधक नियुक्त किया गया। एसबीआई के टॉप मैनेजमेंट में भागलपुर निवासी 2 बैंक के अधिकारी को प्रमोशन मिला है। ठीक है, इनमें सलोनी नारायण एसबीआई के उप प्रबंधक बनाई गई हैं। ठीक है, और इन्होंने 1988 में एसबीआई के पीओ के रूप में नौकरी की शुरुआत की थी। ठीक है, इनकी पहली पोस्टिंग भागलपुर में ही एसबीआई मेन ब्रांच में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह जलवायु के अनुसार खेती योजना, काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। जलवायु के अनुसार खेती योजना बिहार के 8 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है और जो कि काफ़ी सफल रहा है और यह उत्साहवर्धक भी रहा है। अब राज्य सरकार ने इसे सभी जिलों में लागू करने का फैसला किया है। अभी 4 संस्थाओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। नई संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ने योजना से जुड़ने की सहमति दी है। योजना में यह तय है कि साल के 365 दिन खेत में फसल रहेगी। इसके लिए जोन और मिट्टी की संरचना के अनुसार वैज्ञानिक अपने क्षेत्र के लिए फसल और उनकी किस्म का चयन करेंगे। 5 साल तक चयनित खेतों में जुताई नहीं की जाएगी। ठीक है, बुआई के लिए 3 तरीके अपनाए गए हैं: हैप्पी सीडर, जीरो टिलेज और रेज्ड
बेड प्लांटिंग की गई है। नतीजा यह हुआ कि आंधी में भी फसल कहीं पे नहीं गिरी है। नेक्स्ट टॉपिक 14 नंबर देखते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, कार्यक्रम का क्या नाम है? मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, इसको याद रखिएगा। ठीक है, माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए डीडी बिहार पर पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण कार्यक्रम मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय का प्रसारण 11:05 से 12 बजे तक की अवधि में 20 अप्रैल से किया जा रहा है। प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए भी इस प्रकार का कार्यक्रम 4 मई से डीडी बिहार पर प्रसारित किया जाना है। सभी प्राचार्य प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रधान को इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण की सूचना अपने विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को मोबाइल, SMS एवं व्हाट्सएप के माध्यम से अनिवार्य रूप से देते हुए विद्यार्थियों द्वारा इस कार्यक्रम को देखे जाने का अनुश्रवण करने के लिए कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बिहार सरकार के द्वारा सभी सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव के द्वारा उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। यत्र तत्र इन सभी को खाकर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ता है। ठीक है, इसके लिए धारा 268 और 69 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधिपूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे 6 माह का कारावास और जुर्माने 200 रुपये जुर्माने की व्यवस्था की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक, राज्य में 6 नए किसान कम्युनिटी रेडियो सेंटर खोलने की मंजूरी मिली है। ठीक है, इसके लाइसेंस के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। आपको ये याद रखना कि ये कहाँ कहाँ खोला जाएगा, तो गया, औरंगाबाद, पूर्णिया, बांका, खगड़िया और शेखपुरा में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का प्रस्ताव बिहार सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय से मांगा है। राज्य में 5 ऐसे रेडियो स्टेशनों की मंजूरी पहले ही मिली थी। ठीक है, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बाढ़ और भागलपुर के अलावा कोई दूसरा स्टेशन अभी कार्य नहीं कर रहा है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में स्टेशन खोला तो था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वह फिर से बंद हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार की कमला नदी धारा का पुनरुद्धार कर नदी तंत्र को विकसित करने की योजना तैयार की गई है। समझते हैं। कमला नदी नेपाल से उत्पन्न होकर मुख्यतः बिहार राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह नदी मिथिलांचल में गंगा नदी के बाद सर्वाधिक पुण्यदायिनी एवं महत्वपूर्ण और बड़ा शक्ति युक्त मानी जाती है। झंझारपुर प्रखंड के लोहना दक्षिणी पंचायत में पुरानी कमला नदी के जीर्णोद्धार का कार्य करीब 1 महीने से जारी है। खास बात यह है कि 49,91,000 की लागत वाली इस प्रोजेक्ट में करीब 400 पुरुष और महिलाएं कामगारों को उनके अपने पंचायत में ही रोजगार का अवसर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के रवीश कुमार को फिनलैंड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 1995 बैच के IFS अधिकारी तथा मंत्रालय में सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। रवीश कुमार बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले हैं और 1995 में UPSC की परीक्षा पास की थी और भारतीय विदेश सेवा में आए थे। ठीक है, इसरो के सहयोग से हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाला बिहार पहला राज्य बना। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है, तो बिहार। देश में कोरोना वायरस की महामारी के बीच पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य में कोविड-19 के प्रकोप की निगरानी के लिए इसरो के सहयोग से एक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल को कोरोना संक्रमित प्रभावित क्षेत्र के गांव को आधार मानकर बनाया गया है। इस पोर्टल पर सभी जिलों के संबंध में जानकारी होगी तथा हर जिले में कोरोना का एपिसेंटर उस जिले के मैप पर कंटेनमेंट जोन के अनुसार प्रदर्शित होगा। नक्शे में कंटेनमेंट और बफर जोन में गांव की सूची, संख्या, गांव में घरों की संख्या, उस गांव की जनसंख्या का विस्तार से संबंधित जानकारी रहेगी। इस जानकारी से ट्रेसिंग, टेस्टिंग एवं ट्रैकिंग टीम को
रियल टाइम जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे जांच में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो बिहार के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है। ये इनका नाम देवानंदु कुंवर है, जो कि 24 जुलाई 2009 से लेकर 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। बिहार छात्र को वर्ष 2020 का एस्पायरिंग साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो हैं पटना के फुलवारी शरीफ के ईसोपुर गांव के ग्रामीण हैं, और इनका नाम जो है वो है मुकेश कुमार। याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? मुकेश कुमार। इसको 2020 का एस्पायरिंग साइंस अवार्ड जीव विज्ञान में भारत के सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो कोरोना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अथवा सुझाव एवं सहायता के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। ठीक है, यह जो टोल फ्री नंबर है, इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो है 911123978046 ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, और टोल फ्री नंबर 10753 है। बिहार के लिए जो टोल फ्री नंबर है ये याद रखना चाहिए आपको, यह टोल फ्री नंबर 104 है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। हाल ही में वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई 26 अप्रैल को। ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह के बारे में तो आप लोग को काफ़ी कुछ पता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मिड डे मील योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के प्रति विद्यार्थी 49 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने मिड डे मील बजट में 800 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार की ओर से सालाना आवंटित की जाने वाली यह राशि पहले 7300 करोड़ रुपए थी, अब इसमें 10.99% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद बच्चों के लिए दिए जाने वाले मिड डे मील में केंद्र का हिस्सा बढ़कर 8100 करोड़ रुपया हो गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु 15 मार्च से ही स्कूल कॉलेज बंद हैं। इसके बावजूद सरकार गरीब छात्रों के लिए पोषण हेतु मिड डे मील योजना को चालू रखना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में शाही लीची को देश में विभिन्न स्थान तक पहुंचाने के लिए एक समूह का गठन किया गया है। आपको पता होगा कि शाही लीची मुजफ्फरपुर का काफ़ी फेमस है और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। तो शाही लीची और आम के प्रति खरीदारों को आकर्षित करने के लिए सरकार अब खुद नए प्लेटफॉर्म के तहत हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप तैयार करेगी। इस ग्रुप से देश के अलग अलग बड़े उत्पादकों और व्यवसायियों को जोड़ा जाएगा। वहीं लोगों को लीची के बारे में बताने के लिए सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जाएगा। ठीक है, बिहार की लीची अपनी विशेषताओं के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रदेश में मुजफ्फरपुर के अलावा समस्तीपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और बेगूसराय के इलाकों में भी इसकी खेती मुख्य तौर पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो बिहार के विश्वविद्यालय के द्वारा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर विकसित किया गया है। सबौर स्थित भारतीय कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ये तरल जैविक उर्वरक किसानों को मुहैया कराया जाएगा। अभी तक एजिटोबैक्टर, पीसीबी और राइजोबियम को पाउडर के रूप में तैयार किया जाता रहा है। किसान 1 एकड़ में जितना पाउडर वाले जैविक उर्वरक का उपयोग करते हैं, उससे करीब आधी मात्रा में इस तरल जैव का उपयोग करना होगा। इससे किसानों का खर्च भी घट जाएगा। तो आप इन सभी चीज़ों को मेंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का उपयोग आसान भी होता है। इससे स्प्रे से भी आप छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही बरतने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है, जो कि मैंने पहले भी आपको इस कुछ टॉपिक्स में बताया था। बिहार के वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप बुद्धावशेष, जो कि वैशाली में पुरातत्व उत्खनन में पाया गया था, के लिए एक प्रस्तावित संग्रहालय स्तूप है। बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने इसके निर्माण के लिए 9 फरवरी 2013 को मंजूरी दी थी, लेकिन निर्माण की शुरुआत 20 फरवरी 2019 को हुई और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया था। संग्रहालय 315 करोड़ के बजट के साथ 72 एकड़ की भूमि पर बनाया जाएगा।
संपूर्ण संरचना पत्थर से निर्मित होगी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली इसके निर्माण के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है। तो फ्रेंड्स, बिहार करंट अफेयर्स के पार्ट 1 को हमने आज आपके साथ साझा किया। नेक्स्ट पार्ट के साथ हम लोग जल्दी ही उपस्थित होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को भी लेकर हम आएंगे जो कि बिहार स्पेशल से रिलेटेड होगा। तब तक आप लगातार पढ़ते रहिए। बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अगर इन करंट अफेयर्स को रेगुलरली पढ़ते रहेंगे, जो कि काफ़ी कम पेजेस में काफ़ी क्रिस्प बनाया गया हमारी टीम के द्वारा, तो आपके वो क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी आसानी से बन जाएंगे। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो कंपटीशन है वो और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होते जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पॉइंट, किसी भी टॉपिक को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा ये प्रयास है। आशा करता हूँ कि यह प्रयास आप सभी को पसंद आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी प्रिपरेशन। थैंक यू।